हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। और अन्य चीज़ें क्या क्या होती है, मेरा ख्याल है कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। तो चलिए, यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग दो तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इन्होंने काफ़ी एक्सपेडिशन वगैरह भी किया है। तो लास्ट के वीडियो में हमने कवर किया था इनके एक्सपेडिशन के बारे में और इनके जो बेसिक इंफॉर्मेशन थे उसके बारे में। तो एक्सपेडिशन में हम लोग कवर किए थे मुख्य तौर पे जो इनका नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपेडिशन हुआ है उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग इनके करेंगे साउदर्न इंडिया में जो एक्सपेंशन हुआ है, जो इन्होंने एक्सपेडिशन किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप लोग कलम और कॉपी निकाल लें और हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह लिखते हैं कि आखिर दक्षिण भारत में जो साउदर्न इंडिया में जो एक्सपेंशन किया गया अलाउद्दीन के द्वारा, वह क्यों किया गया था और उसका क्या उद्देश्य रहा होगा। यदि मोटिव्स आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि पहला जो था वह तो चूंकि ये इम्पीरियलिस्ट था। इम्पीरियलिस्ट किसको कहते हैं, जो साम्राज्यवादी है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी चाइना है, आप देखते हैं कि कभी अरुणाचल प्रदेश में घुस आता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो यह दरअसल क्या है, यह साम्राज्यवादी लक्षण है। यह दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं, दरअसल धन का प्राप्ति करना चाहता था, धन प्राप्त करना चाहता था, इस वजह से भी अटैक कर रहा था। और तीसरे नंबर के तौर पे आप लिख सकते हैं 1296 में एक संधि किया गया था। ठीक है, 1296 में जब गद्दी पे बैठा था तो एलिचपुर, एलिचपुर किसको कहते हैं, देवगिरी को ही एलिचपुर कहते हैं। लिखिएगा आप, एलिचपुर से संधि हुआ था। तो वहां से संधि यह हुआ था कि आप एनुअली आप टैक्स देते रहेंगे, लेकिन इन्होंने टैक्स देना ही बंद कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ कि यह फिर से आक्रमण करने की योजना बनाता है। आपको पता होगा कि 1296 के शुरुआती दौर में कौन शासक है, जलालुद्दीन खिलजी। तो इस समय इसका सेनापति रहता है अलाउद्दीन खिलजी और यह आक्रमण करता है। और कहाँ के लिए मांगता है, आदेश मांगा था चंदेरी पर आक्रमण के लिए, लेकिन देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। तो एक कारण तो यह था। चौथे नंबर पे लिख सकते हैं, जैसे गुजरात पे जब अभियान किया था 1299 में अलाउद्दीन ने, तो रायकरण बाघेला को यहाँ से मारकर भगा दिया था, हार गया था वह। तो वह भाग करके दक्षिण भारत में चला गया था और देवगिरी में ही वह रुका था। और देवगिरी में इस समय जो शासक है उसका नाम है राजा रामचंद्र देव। ठीक है, यादव वंश का है। तो यहीं पर वह शरण ले लेता है। तो एक वजह यह भी था। और पांचवा था कि चूंकि बेटी को लेकर के, ठीक है, बेटी को लेना था कि किसकी बेटी को, देवल रानी को। देवल रानी चली जाती है किसके साथ, राजा रामचंद्र देव के यहाँ चली जाती है। तो देवल रानी जिससे खिज्र खां मोहब्बत करता है, तो उसको भी वहां से प्राप्त करना था। ठीक है, तो यह चार पांच कारण थे जिस वजह से वह साउथ पे अटैक करता है, साउथ पे अभियान करता है। साउथ को ही दक्कन बोलते हैं साथियों, इसलिए दक्कन अभियान आ जाए अलाउद्दीन खिलजी का तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, दक्कन को ही हम लोग दक्षिण भी बोलते हैं। ठीक, मेरा ख्याल है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले हिस्से की तरफ। तो चलो अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे पहला अभियान कहाँ पे हुआ था। सबसे पहला अभियान लिखिए साउदर्न इंडिया में, देवगिरी लिखिएगा। ठीक है, आप हमारे साथ लिखते चलना, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, मैं बहुत जल्दी मिटा देता हूँ। लिखना इसलिए जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि चीजें आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेंगी। 1307 से लेकर 1308 एडी के बीच में, ठीक है, ये इस समय आक्रमण करता है कहाँ पर, देवगिरी पर। और देवगिरी का इस समय शासक कौन है, यह दरअसल नेट के एग्जाम में सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ का जो शासक है उसका नाम है रामचंद्र देव, यादव वंश का है। और यहाँ पे जो सैन्य नेतृत्व करता है, मिलिट्री का जो नेतृत्व कर रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, उसका नाम है मलिक काफूर। मैंने आपको बताया था कि मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात अभियान, खंभात अभियान के दौरान इसको पकड़कर लाया था। यह दरअसल हिजड़ा था। ठीक है, हिजड़ा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एनक भी कहते हैं मेरे ख्याल से, या फिर आप गे कह सकते हो, पर गे का तो कई प्रकार होता है।
तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो राजा रामचंद्र देव की हार हो जाती है और बुलाया जाता है किसको? राजा रामचंद्र देव को कहा जाता है कि चलो दिल्ली चलो, अलाउद्दीन साहब से मिल लो, ठीक है। तो चला जाता है और वह अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि आज से आप मेरे शासक हैं, मैं आपके अंदर रहूंगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया तो रामचंद्र देव को एक उपाधि देता है, कहता है राय रायन की, ठीक है। राय रायन की उपाधि देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसको देता है? रामचंद्र देव को। और साथ ही साथ सोना वगैरह भी उसको लौटाता है कि जाओ शासन मतलब शासन करो वहां पर, ठीक। यह दरअसल इस वजह से संपन्न हुआ क्योंकि जो यहाँ पर शासक है रामचंद्र देव, वह दरअसल दिल्ली में जाकर अलाउद्दीन खिलजी से माफी मांग लेता है। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी खुश होता है। इसके साथ साथ इसको देता है 1 लाख टंका, ठीक है। 1 लाख टंका इनाम में दे रहा है, माफी मांगा इस वजह से 1 लाख टंका देता है। और साथ ही में कहता है कि गुजरात का जो जागीर है वह तुम्हारे नाम की है। अब देखो देवगिरी जैसा इतना बड़ा सा हिस्सा इसको मिल रहा है, और देवगिरी चूंकि दक्षिण भारत में घुसने का द्वार है, देवगिरी को बोला जाता है इंट्रेंस ऑफ द साउदर्न इंडिया। तो चूंकि उस हिस्से को यह जीत रहा है तो उसके माध्यम से दक्षिण भारत तक पहुंचेगा। इस वजह से क्या कर रहा है कि इसको बहुत सारा इनाम वगैरह भी देता है कि चलो गुजरात ले लो, ये सोना ले लो, 1 लाख टंका ले लो, राय रायण की उपाधि ले लो, बहुत सारा चीज इसको प्रोवाइड करता है। और चूंकि वह हारा रहता है तो वो कर भी कुछ नहीं सकता था। एक सवाल पूछा गया था कि दक्कन का द्वार किसे कहते हैं? दक्कन का द्वार देवगिरी को कहते हैं, आप स्टार मार्कर लिख लेना, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ से देखो देवगिरी के साथ तो इनका मैत्री संबंध कायम हो गया, क्योंकि अब तो इसके अंदर काम कर रहा है तो अब तो दोस्त बन जाएगा ना यह। अब दूसरे नंबर पे लिखो। दूसरे नंबर पे बात करें साउदर्न इंडिया में जो आक्रमण होता है वह होता है तेलंगाना पे। तेलंगाना आज के दौर में एक अलग स्टेट बन गया है, उस समय तो आंध्र प्रदेश का ही इलाका रहा होगा। 1309 से लेकर के 1310 इस समय जो आक्रमण करता है, तेलंगाना की जो राजधानी है इस समय वह है वारंगल। और यहाँ का जो शासक है उसका नाम है प्रताप रुद्रदेव, लिखिएगा इसका शासक का नाम है प्रताप रुद्रदेव। यहाँ पर भी जो सैन्य नेतृत्व करता है उस व्यक्ति का नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर कहने को हिजड़ा है, बहुत काम का व्यक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी का साउदर्न हिस्सा जो है, साउदर्न पार्ट में जो एक्सपेडिशन हुआ है वह दरअसल सभी इसके नेतृत्व में ही किया गया था, तो इसने किया। इस समय भी क्या हुआ, प्रताप रुद्रदेव हार गया, ठीक। तो क्या किया प्रताप रुद्रदेव ने, एक सोना का मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोना का जंजीर डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। और किसके पास भेज दिया? मलिक काफूर के पास, ठीक। क्या किया? सोना का एक मूर्ति बनाया, ठीक है। सोना का एक मूर्ति बनवाया और गला में एक जंजीर डाल दिया। दरअसल यह प्रतीक था कि मैं आपके अधीन हो गया हूं, आप मुझे मेरी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। तो मलिक काफूर यह मैसेज भेजता है किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और जब अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ठीक है, सॉरी वगैरह बोल रहा है तो माफ कर दो, दोबारा आंख उठाकर ना देखे, और बोल दो हर साल इतना टैक्स देगा। तो टैक्स देने के लिए दरअसल यह तैयार हो जाता है। तो फिर मामला ही यहीं पे खत्म हो जाती है। हाफी खा कहता इस समय का एक लेखक है, वह कहता है कि इस अवसर पे प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। कोहिनूर हीरा का नाम जानते हो? यहाँ से वारंगल का जो शासक है यह कोहिनूर हीरा दे रहा है मलिक काफूर को। मलिक काफूर से के पास से चला जाएगा कहाँ? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाएगा दिल्ली में, ठीक है। और आपसे पूछा जाए वही कोहिनूर हीरा जिसके बारे में जो दिल्ली लंदन चला गया है अभी, वह दरअसल गोलकुंडा आपको पता ही है, वहां से सोने के खान थे, सोने एवं हीरे के। गोलकुंडा से उसको प्राप्त किया गया। गोलकुंडा कहाँ में है? नहीं बताओगे? आप लोग क्या पढ़ते हो हिस्ट्री? गोलकुंडा दरअसल कर्नाटक का हिस्सा है, ठीक। यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी मिलता है, रॉक कट आर्किटेक्चर के यहाँ से प्रमाण भी मिले हैं कर्नाटक से बहुत सारे। यह सवाल खैर छोड़ो, इस यह तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लो पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा जो आक्रमण होता है वह होता है द्वार समुद्र पे, ठीक है। लिखिएगा साउथ इंडिया का हिस्सा है द्वार समुद्र, मतलब आप सोच लो कितना साउदर्न पार्ट में हो रहा है, इसका नाम ही है द्वार समुद्र। 1310 में होता है, ठीक 1 साल बाद वारंगल के,
ठीक है। इसको होयस का अभियान भी कहते हैं। इस अभियान को होयस का अभियान भी कहते हैं। और यहाँ पर जो शासक है वह है वीर बल्लाल। जितना भी वीर है ना, इसको वीर पना निकाल देगा अलाउद्दीन। वीर बल्लाल तृतीय। ठीक। यहाँ पर चूंकि सॉरी, अलाउद्दीन तो गया ही नहीं है, मलिक काफूर ही गया है। तो जिस समय मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पे आक्रमण किया था, उस समय बीर बल्लाल जो था अपने पड़ोसी राज्य में गया हुआ था। ठीक है। पड़ोसी राज्य कहाँ है इसका? मदुरा। मदुरा में कौन शासन कर रहे थे? पांड्य राजवंश। ठीक है। तो मदुरा पे दरअसल यह अटैक करने के लिए गया था। इसको क्या पता था कि पिछवा में इधर से ये अटैक कर देगा, तो मलिक काफूर ने पिछवा से इधर से अटैक कर दिया, तो उसको सूचना पहुंचा। तब तक तो हार गया था वो, पूरा उसका सल्तनत ही जीत लिया। तो उसके बाद फिर उसको बोला गया कि चलो इतना वगैरह तुमको एनुअल टैक्स देना पड़ेगा, तुम तैयार हो तो बोलो, नहीं तो कटाओगे। उसने बोला ठीक है, मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, अलाउद्दीन से मुझे मिलाया जाए। तो अलाउद्दीन से मिल लिया। अब देखो, यह व्यक्ति खुद गया था कहाँ? मदुरा पर अटैक करने के लिए, जहाँ पे पांड्य राजवंश शासन कर रहे थे। और चूंकि यह खुद हार गया, तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जो पांड्य राजवंश पे, मदुरा पे जो इन्होंने आक्रमण करने गया था, वह अलाउद्दीन अब उस पे अटैक करेगा। क्योंकि वहां का शासक ऑब्वियसली कमजोर रहा होगा, तभी तो बीर बल्लाल गया था। और चूंकि बीर बल्लाल ही हार चुका है, तो मदुरा भी हारेगा। ठीक है। तो मदुरा पे फिर अगला आक्रमण करता है 1311 में, लिखिएगा कहाँ पर? मदुरा पे अभियान करता है 1311 में। अब बताओ मदुरा का शासक कौन हो सकता है? कुलशेखर नाम है इसका। ठीक है। कुलशेखर। आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन है मदुरा का, तो उसका नाम है कुलशेखर। कुलशेखर की दो बेटे हैं, एक का नाम है सुंदर पांडे और एक का नाम है वीर पांडे। वीर पांडे और एक का नाम है सुंदर पांडे। ठीक है। ये दोनों रहते हैं। तो यह दोनों दरअसल मांगते हैं अलाउद्दीन से सहायता अपने बाबूजी के खिलाफ। तो जानबे करते हो ना, गद्दी पे बैठने के लिए बेटा तो बाप के खिलाफ चला ही जाता है। बहुत समय गया है ना, औरंगजेब ने तो पानी पिला दिया था। दारा सिकोह का सर कटवा करके शाहजहां को गिफ्ट में भेजा था। कहाँ? आगरा में। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा सिकोह से बहुत मोहब्बत करते थे, तो मोहब्बत की ऐसी मिसाल दी, बोला रुको, तो गला ही कटवा के भिजवा दिया गिफ्ट के तौर पे। सोचो कितना दुख पहुंचा होगा। ऐसे ऐसे बेटे हुए हैं इतिहास में, क्या करोगे आप लोग? वैसा बेटा मत बनना। खैर, हो ही बनना क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वीर पांडे और सुंदर पांडे कौन थे? उनके बेटे थे। ये दोनों ने अलाउद्दीन से कहा कि हम लोग डैडी के खिलाफ आक्रमण करना चाहते हैं, विद्रोह करना चाहते हैं। तो मलिक काफूर कहा कि अरे ये बोला, मलिक काफूर कॉल किया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। बोला मालिक ये तो अच्छा मौका है, आप बेटे भी बाप के खिलाफ हो गया। तो ये बोला कि ठीक है, तो अटैक करवा दो। मदद करवाया, 1311 में अटैक करवा दिया। अटैक करवाया तो वो अटैक तो हुआ, तो चलो, लेकिन हुआ क्या कि वीर पांडे के हाथ में शासन आया नहीं। ठीक। और क्या क्या, मलिक काफूर पांडे वंश की चूंकि राजधानी थी मदुरा, और इसको मदुरा का अभियान भी कहते हैं, तो वहां पर अटैक करके काफी धन उन प्राप्त किया। और वीर पांडे गिरफ्तार। अब हुआ क्या ना कि दरअसल वीर पांडे ने तो अपने बाप के खिलाफ किया था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने चाल चल दिया और वीर पांडे को ही गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वो भाग गया, वह गिरफ्तार हुआ नहीं। ठीक। और गिरफ्तार तो वो नहीं हुआ, वो तो भाग गया। तो बाकी का जो मदुरा राजवंश था, वह अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन फिर सोचा चलो यार, इतना सारा प्रदेश जीते हुए भी है, क्या इतना, मतलब एक दो हाथ से निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? चलो, तो फिर अब हुआ क्या कि अब देखो, अब नंबर लिखते जाना, नंबर में भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं स्टार मार्कर लिख रहा हूँ। अब हुआ क्या कि इधर अटैक कर ही रहा था कि उधर जो है रामचंद्र देव मर चुका है। अब उसका बेटा आ गया शंकर देव। ठीक है, क्या आ गया? शंकर देव। शंकर देव थोड़ा युवा आदमी था, जोशीला था। बोला हमारे डैडी को इतना मार के पिला दिया है, तो सोचा कि हम आक्रमण करेंगे। ठीक है। तो यह बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, मैं अब पैसा वैसा नहीं दूंगा अलाउद्दीन को। 1313 ईस्वी का समय है। बोला कि अच्छा बेटा, पैसा नहीं दोगे, रुको तुमको पिलाते हैं। शंकर देव पे फिर से अटैक कर दिया। 1313 में अटैक किया, शंकर देव को मारा घर में घुसा घुसा कर। ठीक है। बोला बाप को मारे हैं तो अब बेटा फड़फड़ाएगा, वो तो कोई क्या है। हाँ, बोलता है बाप बनता है गोबर गैस और बेटा पावर हाउस। तो इसको भी मारा, बहुत मार मारा। ठीक है। और यह भी इस बार क्या किया कि चलो अब किसी को बनाएंगे नहीं, इसको सीधा मलिक काफूर के हाथों में दे दिया कि अब तुम ही देवगिरी पे आक्रमण करो, यहाँ का तुम ही संभालो। ठीक।
अब हुआ क्या कि 1314 ईस्वी, एक साल बाद जो है, चूंकि यादव डायनेस्टी का शासन चल रहा था, तो एक शासक है उसका नाम है हरपाल देव। तो कहा कि ऐसा है हरपाल कि इधर आओ, ठीक है, और मैं तुम्हें देवगिरी का शासन देता हूँ, ज्यादा नौटंकी नहीं करना, नहीं तो तुम भी कुटाओगे, ठीक। तो 1314 में देकर के बेचारा अगले साल मलिक काफूर कहा कि मैं दिल्ली निकलता हूँ। मलिक काफूरवा के बारे में लोग चाहते हो, सोचता था ना कि हिजड़ा, इससे क्या होगा, लेकिन वो हिजड़ा कहने को था, सभी को मार के पिलपिला दिया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश रहता था। और अलाउद्दीन खिलजी को भी बाद में बहुत दुख देगा मलिक काफूर, टेंशन मत लो, इतना पावरफुल बना रहा है तो आगे उसको भी पिलपिलाएगा। तो ध्यान से देखते रहना। आगे बात करते हैं। कहता है कि दक्कन जो है, दक्कन भारत यानी दक्षिण भारत, अलाउद्दीन खिलजी के काल में पूरी तरीके से स्वतंत्र था। ठीक है, मतलब कि वहां पे इसके जो है रिप्रेजेंटेटिव रूल कर रहे थे। जैसे गवर्नमेंट, राज्यपाल होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रत्येक स्टेट में। तो प्रत्यक्ष तौर पे शासन तो मुख्यमंत्री का होता है, वह तो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रहते हैं। यानी कि लोकल चीजें वहां पे मुख्यमंत्री के हाथ में, जो वहां का शासक है उसके हाथ में, सेम सारी चीजें यहाँ पर भी चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यह सारा काम तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अलाउद्दीन इतना बड़ा शासक था, तो इसके समय में बहुत सारा रिवोल्ट भी तो हुआ होगा। ऑब्वियसली जब शासक मजबूत होता है तो रिवोल्ट भी होता है, और शासक कमजोर हो तो बहुत ज्यादा रिवोल्ट होता है, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 रिवोल्ट हुआ था। चारों रिवोल्ट के बारे में आप पढ़ लीजिए। पहला लिखिए, नव मुसलमानों का विद्रोह। लिखिएगा नव मुसलमान, न्यू मुसलमान कौन थे, याद है? जब आक्रमण हुआ था अब्दुल्ला के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, तो मंगोलपुरी में जो मंगोल इस्लाम को कबूल कर लिए थे और दिल्ली में रहने लगे थे, उसको नव मुसलमान, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले के पिछले वीडियो में, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी वाले वीडियो में, जो इसका पहला लेक्चर है खिलजी डायनेस्टी का, उसमें मैंने आपको बताया था। दूसरा जो इसमें विद्रोह होता है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, इसको आप लिखिए। नव मुसलमानों का विद्रोह 1299 में होता है, ठीक है, लिखना। इस समय कौन सा फेज है, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान से लौट रहा है, और दिल्ली में लोग क्या करता है, नौटंकी शुरू कर देता है। तो गुस्सा होगा ना। नौटंकी शुरू क्या करता है कि यह कहता है, नव मुसलमान चूंकि इसके साथ लड़ने जाते थे अलाउद्दीन के साथ, तो बोले कि जो भी युद्ध में जो माल हम लोग जब्त करते हैं ना, उसका 80% हिस्सा हमको दे दिया जाए, 4/5 भाग हम सभी को दे दिया जाए, 80%। और युद्ध में जो लूटा हुआ हिस्सा होता था उसको खुम्स कहते थे, ध्यान रखना, ठीक है। खुम्स, खुम्स, ठीक है। तो खुम्स का बोला कि 80% हिस्सा हम लोग को दे दीजिए। अब बोला, ये अलाउद्दीन खिलजी बोला कि अच्छा बेटा, मतलब तुम लोग अपने मनमानी काम करोगे, तो उसने भेजा नुसरत खां को, बोला कि जाके कुचल डालो तो इन लोग को, कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा है। नुसरत खां के नव मुसलमानों को कुचल दिया दिल्ली में। बोला ज्यादा फरफराओ नहीं, जो शासक कह रहे हैं, जो अलाउद्दीन साहब कह रहे हैं बॉस, वही काम होगा, ठीक है, तुम लोग ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करो। तो यहाँ से इन लोगों का रिवोल्ट दब गया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरा जो रिवोल्ट हुआ इस समय, वह लिखिए। दूसरा रिवोल्ट हुआ अकत खां का विद्रोह हुआ। कौन था, अकत खां। अकत खां का विद्रोह कब हुआ था, 1299 में हुआ था, उसी साल, ठीक है। अब इधर एगो दबाया नहीं कि उधर फड़फड़ाने लगा। अकत खां जो था ना, अलाउद्दीन खिलजी के मृतक भाई मोहम्मद का बेटा था। अलाउद्दीन खिलजी का एक भैया था, उसका नाम था मोहम्मद। मोहम्मद का दरअसल यह बेटा था, और इसको राज्य में बना दिया था। चूंकि भतीजा था तो अलाउद्दीन सोचा कि चलो ले, हम भी तो पहले किसी का भतीजा थे, तू भी मेरा भतीजा, ले बन जा। वकील ए दर नामक पोस्ट दे दिया था। तो वो भी कुछ फड़फड़ाने लगा था। ये क्या किया कि नव मुसलमानों के साथ मिल करके उसी साल ये भी फड़फड़ाने लगा, सोचा कि चाचा के खिलाफ कर करके जीत लेते हैं। तो अलाउद्दीन है ना भाई, इधर बोला कि इतना मार मारो ना इसको, टांग हाथ तोड़ करके फेंक दो उधर यमुना में, फेंक दिया, अकत खां भी मरा गया। तीसरे नंबर पे आया मंगू, ठीक है। मंगू खां बोला कि चलो मैं भी करता हूँ विद्रोह। मंगू खां 1301 में किया। 1301 में दरअसल कहाँ है, यह आक्रमण में व्यस्त है। देखो ध्यान रखो, जब यह आक्रमण में व्यस्त रहेगा तभी रिवोल्ट करेगा, क्योंकि देखता है कि शासक तो उधर बिजी है, तो इधर रिवोल्ट करके हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ नहीं करेगा। लेकिन यह तो अलाउद्दीन है ना, विश्व विजेता जो बनने का सपना देखता है, वो आपको कूट नहीं सकता है क्या, कूट सकता है। मंगू खां ने विद्रोह किया, यह तीसरा विद्रोह था। मंगू खां भी जो था ना, इसका नेफ्यू था। नेफ्यू क्या किसको बोलते हैं, भतीजा को बोलते हैं ना। यह भी भतीजा था। बोले क्या बात है यार, चचवा के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहा है, इसको भी बोला कि रुको, इसको भी कूट दिया जाए।
इसको भी कूट दिया। अवध ये जो था कौन, मंगू अवध का सूबेदार था। ठीक है, कौन, मंगू खां अवध का सूबेदार था। इसको भी बहुत मार मारा। फिर यह जीत गया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब जीतेगा नहीं यार, बाप तो बाप होता है ना। आगे लिखो। अब आपसे पूछा जाए कि मंगू खां ने जब विद्रोह किया था 1301 में, तो अलाउद्दीन कहाँ पर आक्रमण किया था, कहाँ व्यस्त था। देखो ऐसे को रिलेट करो, आपके माइंड में चलना चाहिए ये सारी चीजें। इस समय रणथंभौर के अभियान में वो व्यस्त है। ये सारा सवाल नेट वाला थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, तो एक स्टेप आप आगे बढ़ करके सोचना सीखिए। जैसे एक स्टेप आगे बढ़ करके आप लोग कॉलेज में प्रपोज कर देते हो ना, लड़का लड़की सभी को, अक्सर तो लड़के ही करते हैं। तो इस समय चौथा जो विद्रोह हुआ वह हाजी मौला का हुआ, और यह भी 1301 में भी। इस समय सोचा कि यह तो अभी रणथंभौर में बिजी है, तो इधर कर देते हैं। यह बहुत ही गंभीर विद्रोह था। हाजी मौला जो था ना, बहुत टाइट से विद्रोह किया एकदम पूरा। और यह दरअसल जो हिस्सा था वह दोआब के हिस्से में किया। ठीक है, और दोआब के हिस्से में इसलिए किया क्योंकि यह जो बाजार का प्रमुख था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति लाया था, उसका दरअसल प्रमुख हुआ करता था एक हिस्से का। और यह काफी बड़े पोस्ट पे था, शाहना ए मंडी एक बड़ा पोस्ट होता था, उस पे बैठा हुआ था ये। ठीक, तो इसको भी मारा, और मार करके इतना पिलपिलाया कि बोला कि यह दरअसल जानते हो रिवोल्ट किया क्यों था। यह कह रहा था ना कि जो काजी अलाउल मुल्क है, अलाउद्दीन खिलजी का जो दोस्तवा है, ठीक है, कह रहा था कि आप मुझे उसके गद्दी पे बैठाइए, उसको कहे वहां पे बैठाए हुए हैं। तो भाई दोस्त तो दोस्त होता है ना, अलाउल मुल्क तो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। इतने विकट परिस्थिति में अलाउद्दीन का साथ दिया था, तो अलाउद्दीन हटा नहीं सकता था। तो हाजी मौला को आखिरकार मार करके गिरवा दिया। ठीक है, चलो उसके बाद लिखते हैं। एक दो पॉइंट लिख लो ना, कि यदि मान लो कि आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना हो कि विद्रोह का कारण, यदि पूछा जाए कि विद्रोह का कारण आखिर क्या था अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो उसको आपसे पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप ध्यान ना हो आपको। पहला लिखिएगा कि राज्य में जो बार बार होने वाले विद्रोह थे उसका कारण जानने के लिए सुल्तान क्या किया, कि ऐसा है कि एक सीबीआई जांच बैठाओ, एक कमेटी बनवाया। ठीक है, बोला कि देखा जाए कि आखिर दिक्कत कहाँ से आ रहा है। ठीक, तो दिक्कत आया तो पता चला कि लोगों ने कहा कि मालिक आप प्रजा पर ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, आप बहुत आक्रमण में व्यस्त रहे, तो पहला कारण तो यही है अटैक का, ध्यान लिखिएगा, ध्याय नहीं, है ना। दूसरा कहा कि शराब खाना जो है ना मालिक, वहां पे आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र होता है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए शराब खाना को ही बंद करवा दीजिए। और तीसरे नंबर पे बोला कि तीसरा जो कारण है मालिक, कि जो मलिक है ना, मलिक कौन होते थे, आपके अधिकारी। आज मलिक जो है एक कास्ट है मुसलमानों का, अपर कास्ट। ठीक है, और चौथे नंबर कहते हैं कि मलिक जो है ना आपस में विद्रोह करते रहते हैं, आपस में सोचते हैं कि मेरे पास पावर कम है, मेरे पास ज्यादा है, यही सब आपस में काफी मेल मिलाप है, खूब मतलब उठा बैठी होता है, आपस में चाय वाय पीते हैं दिन रात, तो ज्यादा बात शेयरिंग हो जाता है ना, ज्यादा किसी के साथ चाय वाय पियोगे डेली, तो बात तो शेयर होगा। अब शेयर होगा तो धीरे धीरे लोग आपकी कमजोरी को जानेंगे, फिर आपके ऊपर अटैक करेंगे। ये सारा चीज होने लगा था। और दूसरा जो है कि धन जो है ना, धन का संकेंद्रण, सेंट्रलाइजेशन जो है कुछ हाथों में है, मतलब कुछ अमीर जो है इतने अमीर हो गए। अमीर का मतलब यहाँ पे मलिक से है। ठीक, कुछ अमीर कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए हैं। अमीर एक पोस्ट होता था, और वह जो अमीर बात कर रहा हूँ वो रिचनेस वाला अमीर है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, यह चार कारण इसके कमिटी ने बताया कि ऐसा चार कारण है। तो बोला कि फिर इसका निवारण किया जाए। तो निवारण के लिए इन्होंने क्या किया, पहला काम कि अमीरों के बीच में जो आपस में शादी विवाह होता था ना, वो बोला कि आज के बाद कोई भी अमीर आपस में कोई विवाह नहीं करेगा। किसी का बेटी किसी के बेटा से कोई विवाह नहीं, सब अलग अलग विवाह करेगा। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध पे ही रोक लगवा दिया। बोला इसी से तो गोतिया नया बनता है, धीरे धीरे परिवार बनता है। ठीक, बोला कि दारू वारू जो पी रहे हो ना तुम लोग दिन रात, ये जो नौटंकी ड्रामा बना के रखे हो, पहले इसको बैन करो। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए शराबबंदी को लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था, यही था, नीतीश कुमार नहीं थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए गुप्तचर विभाग को संगठित किया। गुप्तचर विभाग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पाई डिपार्टमेंट जो था, इसको स्टैब्लिश किया।
ठीक है कि बताओ गुप्तचर का क्या मतलब होता है, जैसे आईबी सीबीआई ये सब आज काम करती है ना, उसी तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है कि जिन लोगों के हाथों में धन का संकेंद्रण था उसका धन जब्त कर लिया, जिसके जिसके पास धन था बोला उसका धन चलो हटाओ, धन ला यहाँ सब छीन लिया, बोला कि सेंटर में जमा करना होगा। और राज्य के द्वारा कई लोगों को जमीन प्रदान किया जाता था इनाम के बदले में, जैसे इनाम जमीन होता था, मिल्क होता था, वक्फ होता था, ये सारा जमीन था जो गिफ्ट दिया जाता था राज्य के द्वारा। उसको बोला कि ये सारे जितने भी गिफ्ट दिए गए हैं स्टेट के द्वारा, उन सभी गिफ्ट को जब्त कर लिया जाए और जमीन के सभी हिस्से को जब्त कर लिया, बोला खालसा भूमि में मिला दिया जाए। खालसा भूमि जो होता था वो राजकीय भूमि होता था, इस पे जो सुल्तान होते थे उनका डायरेक्ट मोनोपोली होता था, स्वामित्व होता था, अथॉरिटी होता था। तो उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी साधु संतों को या फिर अमीरों को जो गिफ्ट किया दिया गया है जमीन के रूप में या किसी भी रूप में, उन सभी को कलेक्ट कर लिया जाए, छीन लिया जाए और खालसा भूमि में मिला दिया जाए। यह एक बहुत ही कड़ा काम था, चूंकि आप पहले किसी को गिफ्ट दिए हो और फिर आप उसको छीन रहे हो, सोचते हो कितना दुख होता है, बाप रे कलेजा फट जाता है। यह सारा काम किया, इस काम की वजह से क्या हुआ कि सारा विद्रोह का निवारण हो गया। तो यह दरअसल था रिवोल्ट एंड साउदर्न एक्सपेडिशन ऑफ मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतर्गत एक प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम किया था, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में जानकारी दिया है जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी का किताब क्या है, तारीख फिरोज शाही। इतना बार पढ़ो ना, इतना बार रट जाओ ना कि कोई पूछे पटाख से मारो मुंह पे आंसर। ठीक है, जैसे ही बोले मतलब ऐसा पढ़ो ना मध्यकालीन भारत को, कोई बोले सवाल मुंह पे आंसर, वो भी सोचे कहाँ से पढ़े हो यार। अब देखो, सुल्तान इस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 डिपार्टमेंट के बारे में यह जानकारी देता है। कौन? बर्नी। मैंने बताया ना कि बर्नी ने बताया है, तो बर्नी ने 4 एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में बताया है। पहला यूनिट के बारे में जो बताता है वो कहता है कि एक पोस्ट एक विभाग था, दीवान का मतलब विभाग होता है। ठीक, एक था दीवान ए वजारत और दूसरा था दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा, मैं अभी नाम लिखवा रहा हूँ, मैं अभी लिखवाऊंगा कि इसका हेड कौन होता था। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। और कहा कि चौथा जो डिपार्टमेंट था उसका नाम था दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। आप लोग को दिख रहा है ना, मेरी हैंडराइटिंग उतनी भी तो खराब नहीं है, दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं दिखेगा तो फिर आंख अपना इलाज करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं सभी डिपार्टमेंट के बारे में। मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ चीजों को लिख रहे होंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी स्क्रैप भी कर देता हूँ। पहले विभाग की बात करते हैं। पहला विभाग मैंने आपको बताया दीवान ए वजारत। ठीक है, दीवान ए वजारत। दीवान ए जो वजारत, कहीं जगह पे विजारत मिलेगा। इसका जो मेन अधिकारी होता था उसको वजीर बोलते थे। वजीर, आपने चेस खेला है ना, वजीर कितना महत्वपूर्ण होता है। वजीर का काम था टैक्स को इम्पोज भी करना और कलेक्ट भी करना। ठीक है, यह 2 काम इसका था। ठीक, और बर्नी कहता है ना कि एक बुद्धिमान वजीर के बगैर एक सुल्तान निरर्थक है, उसका कोई मतलब ही नहीं, वो उसका शासन ही व्यर्थ है। ठीक, और वह कहता है कि एक सुल्तान के लिए बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभियान और यश का दूसरा स्रोत कुछ और नहीं हो और न कभी हो सकता है। इसलिए उसने वजीर के बारे में काफी अच्छी अच्छी बात कही है कि वजीर कितना जरूरी होता है। और ये बात भी तो सही है ना, वजीर बेहतर ना हो तो कैसे होगा शासन। जैसे अभी जो है अजीत डोभाल वजीर ही तो हैं, या फिर जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं जो नेता लोग के वजीर ही होते हैं, वो लोग ना रहे तो तुम आप लोग को क्या लगता है कि नेतवंश सब चला लेगा देश को? तब भारत में तो राजनेता बनने के लिए कुछ राजनेता को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सब अनपढ़ जाहिल गवार ही है ना। भारत में राजनेता बनने के लिए बीएचयू में पढ़ना जरूरी नहीं है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो पीएचडी करना बिल्कुल जरूरी नहीं। अरे अनपढ़ भी रहोगे तब भी तुम शासन करोगे पीएचडी वाला पे। यही है भारत का लोकतंत्र। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सटायर चलते रहना चाहिए। दूसरा डिपार्टमेंट लिखिए दीवान ए इंशा। देखो यह तो शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पूरा दिल्ली सल्तनत का, तो वहां पे भी बात करेंगे इसके बारे में, इसलिए घबराइए नहीं।
यह दरअसल डिपार्टमेंट था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। हिंदी माध्यम वाले छात्र लिखेंगे पत्राचार विभाग था। ठीक है, पत्राचार विभाग था, पत्र का आदान प्रदान होता था। यहाँ पे दो अधिकारी काम कर रहे थे। एक अधिकारी का नाम था दीवान ए मुमालिक, दीवान ए मुमालिक, और दूसरे का नाम था दबीर ए मुमालिक। ठीक है, दबीर ए मुमालिक। ये लिखना, दबीर नहीं लिख देना, वो सलमान खान वाला नहीं। ठीक है, इसका काम क्या था, जो आदेश आते थे राजा के द्वारा, उस आदेश को पत्र के रूप में संकलित करता था। और जो लोकल ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, जो लोकल ऑफिसर्स होते थे उसको उसके पास भेजा जाता था आदेश वगैरह, जो राजा के यहाँ से निकलता था। ठीक है, दूसरी बात, सरकारी आदेश जो होते थे, जितने भी गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स होते थे, मैंडेट होते थे, जो आदेश होता था, उन सभी को एक जगह पे कलेक्ट करके रखता था, ताकि फ्यूचर रिकॉर्ड के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाए। इसमें कई सारे सेक्रेटरी होते थे, और सेक्रेटरी के लिए दबीर शब्द का इस्तेमाल किया गया, दबीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और जब तीसरे विभाग की बात करें तो लिखिएगा, तीसरा विभाग है दीवान ए अर्ज। ठीक है, क्या है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज में लिखिएगा, इसका जो हेड होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, आरिजे ममालिक। ठीक है, इसको बोला गया है आरिज ए ममालिक भी है, आरिजे ममालिक आप जैसे लिखें। ठीक, इसका काम था सेना की भर्ती करना, वेतन बढ़ाना, और साथ ही साथ सेना की साज सज्जा और उसकी जो दक्षता होती थी, स्किल होता था, उसका देखभाल करना। ठीक है, यह सैन्य विभाग है दरअसल, तो सेना से ही रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वह दरअसल करेगा। ठीक, अब देखो, सेना का निरीक्षण करता था, युद्ध के समय सेनापति के साथ यह जाता भी था। आरजे ममालिक, सेनापति अलग है, आरजे ममालिक उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, चौथे नंबर डिपार्टमेंट की बात करें तो लिखिएगा दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत, इसको बोलते हैं, इसका जो हेड होता था लिख लीजिएगा अमीर ए रसालत। अमीर ए रसालत इसका हेड होता था। यह सुल्तान के अधीन ही होता था। इसका जो काम है वह है पड़ोसी दरबारों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना। इसको ऐसे समझो, आज के दौर में यह विदेश मंत्रालय था, शशि थरूर टाइप से। शशि थरूर एक समय विदेश मंत्री थे, जब हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते थे, छोटे थे तब। ठीक है, अभी भी तो छोटे ही हैं। विदेश मंत्रालय का काम था, तो विदेश मंत्रालय क्या करता है, पड़ोसी जो राज्य हैं या देश हैं उनके साथ संबंध को कायम रखना, क्या कमियां हैं, क्या मजबूती है, इंटरनेशनल रिलेशन जो अफेयर्स होते हैं उसका देखभाल करता था। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके अलावा भी दो अलग डिपार्टमेंट थे। एक था डिपार्टमेंट, लिखिए पांचवा, लिखिए दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, इससे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, दीवान ए रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय का, ये बाकी तो बहुत पहले से चलता आ रहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्पेशली स्टैब्लिश किया था। इसका दरअसल मुख्य काम यह था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति लाई थी, तो बाजार में जितने भी वस्तुएं होती थी, ठीक है, उनका दाम पर नियंत्रण स्टैब्लिश रखना। ठीक है, दाम को कंट्रोल रखना। ठीक, और कौन व्यापारी आ रहा है जा रहा है, इन सभी चीजों को देखभाल करना। ठीक, इसका जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे शहना ए मंडी। ठीक, शहना ए मंडी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पे समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से देखिए। दूसरा डिपार्टमेंट लिख लीजिए, वह था दीवान ए मुस्तखराज। देखो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर का सवाल निकालो, उस चैप्टर से पूछे गए हैं तो बना करके देखो, तो मेरा मेहनत बेकार नहीं जाए, पता तो चले। इसका जो स्पेशल फाउंडर है अलाउद्दीन खिलजी है, इसके समय ही बनता है। इसका काम था जो भी बकाया होता था, बकाया राशि होता था किसी के पास भी स्टेट का, उसको यह वसूल करता था। ठीक है, इसका जो प्रधान अधिकारी था उसका नाम था, नाम नहीं पोस्ट का नाम है, अमीर ए मुस्तखराज। अमीर ए मुस्तखराज, इस पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठता था उसका नाम था। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन के समय की ही बात कर रहे हैं हम लोग। अलाउद्दीन के समय के जो न्यायिक व्यवस्था थी, ठीक है, जुडिशियल जो चीजें थी वह किस तरीके से चल रही थी उसको अब लिखिएगा। जुडिशरी की बात की जाए तो न्यायिक मामले का जो मुख्य अधिकारी था वह तो सुल्तान खुद था ही, मतलब सबसे ऊपर। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वह भी फांसी को नहीं टाल सकते, लेकिन राष्ट्रपति के पास होता है तो राष्ट्रपति ओवरऑल होगा। ठीक, तो यहाँ पे सुल्तान जो है सबसे ऊपर रहेगा न्याय विभाग में। उसके बाद उसके बाद दो अधिकारी रहेंगे, ठीक है, दो तीन अधिकारी रहेंगे। पहला अधिकारी का नाम है काजी, दूसरा अधिकारी है सद्र ए जहां, सद्र ए जहां, और तीसरा अधिकारी है काजी उल कुज्जात। काजी उल कुज्जात, उर्दू में उल का अर्थ का होता है। काजी उल कुज्जात का मतलब होता है काजियों का काजी। पहला छोटा काजी जैसे एडवोकेट है, ठीक है, यह हाई कोर्ट का इस तरीके से समझो चीफ जस्टिस टाइप से। ठीक, चीफ जस्टिस नहीं, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके। और यह तीसरा समझो यह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, और यह सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर है। ठीक, काजियों का काजी है, वकीलों का वकील है। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे इसको। इसके अलावा समय समय पे जो धार्मिक रूप से सलाहकार देते थे उसमें मुफ्ती होते थे, ठीक है, मुफ्ती होते थे, सईद होते थे। ये सारे लोग जो है धार्मिक मामले में सलाहकार के तौर पे काम करते थे सुल्तान के लिए। जैसे महबूबा मुफ्ती है ना, तो उनका खानदान पहले रहा होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें एक अधिकारी होता था, एक पोस्ट होता था, उसका नाम था, उस पोस्ट का नाम है अमीर ए दाद। ठीक है, अमीर ए दाद। अमीर ए दाद किसको कहते थे? कहा जाता है कि अमीर ए दाद का काम यह था कि वह एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को दरबार में प्रस्तुत करता था कि जिसके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो, ठीक, और जो इतना प्रभावशाली हो कि काजियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सके। ठीक है, मतलब कि जहां पर काजी जो एडवोकेट होते थे, जो चीफ जस्टिस थे, वो सभी फेल कर जाते थे, उस पर नियंत्रण नहीं पा पाते थे, तो वैसे व्यक्ति को ही अमीर ए दाद बोला जाता था। वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता था, वो डायरेक्ट बात करता था किससे? सुल्तान से। जैसे आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा एडवोकेट थे राम जेठमलानी, वो चले गए दुनिया से। लालू यादव का उन्होंने केस लड़ा था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण केस को लड़ा था। ठीक है, तो वह अमीर ए दाद आप कह सकते हैं वैसे व्यक्ति को। अभी कपिल सिब्बल हैं, कपिल सिब्बल को कांग्रेस के नेता के तौर पे ना देख करके आप सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट के तौर पे देखिए, क्योंकि आप कांग्रेस के भी मानने वाले हो सकते हैं, बीजेपी के भी। उससे हम मेरा कोई संबंध है नहीं हम लोगों का, हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अपने अपने आइडियाज होते हैं। तो इस बात को समझिए, अमीर एदाद वैसे व्यक्ति को कहते थे जिसका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होता था। ठीक है, वो डायरेक्ट सुल्तान से बात करता था, उसके पास इतना मतलब पावर था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो है, इस समय यदि पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो थोड़ा सा वह भी लिखिएगा कि इस समय पुलिसिया व्यवस्था क्या था, पुलिस सिस्टम। इस समय जो था पुलिस का प्रधान अधिकारी होता था, उसको कोतवाल कहते थे। आप लिखना अच्छे से, अलाउद्दीन खिलजी के समय पुलिस व्यवस्था। और पहले पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के समय पुलिस व्यवस्था का प्रधान अधिकारी कोतवाल कहलाता था। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सुल्तान थे। दीवान ए रियासत सहना नामक दंडाधिकारी को दिया गया था। उसके अलावा मोहतसीब नामक अधिकारी का गठन किया गया, पोस्ट का। ठीक है, मोहतसीब, ये सब पोस्ट का नाम है। ठीक है, जैसे एसडीएम वगैरह होता है ना आज के दौर में, उसी तरीके से इस समय मुहतसिब नामक अधिकारी। यह काम क्या करता था? जो कॉमन लोग होते थे, जो जन साधारण लोग होते थे, उनका जो आचार विचार व्यवहार जो था, उनके ऊपर यह ध्यान रखता था, नियंत्रण रखता था, देखभाल करता था। साथ ही साथ बाजार वगैरह में जो चीजें होती थी, देखता था कि कौन कम माप तौल कर रहा है तो उसका मांस निकाल लो, ये वो सारा काम ये करता था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियम पारित करवाया था कि यदि मार्केट में कोई भी 1 ग्राम भी मांस कम करता है, मतलब 1 ग्राम कम सामान देता है, तो उसका मांस निकाल लिया जाए 1 ग्राम। अलाउद्दीन ने ऐसा आदेश पारित करवाया था, सोच लो कितना खतरनाक आदेश था। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय मैंने आपको बताया कि स्पाई सिस्टम ही था, गुप्तचर जो विभाग था, स्पाई डिपार्टमेंट आप लिखिए जो लिखना चाहते हैं। स्पाई सिस्टम में इन्होंने क्या किया था कि एक अधिकारी बनाया था, आप लिखना। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, उसको बोलते थे बरीद ए मुमालिक। बरीद किसको कहते थे? बरीद जासूस को कहते थे। ठीक है, तो बरीद ए मुमालिक था। ठीक है, बरीद ए मुमालिक।
गुप्तचर विभाग का हेड था। वरीद को पूछा जाए कि वरीद होते कौन थे, तो वरीद तो जासूस भी होते थे, वरीद को संदेश वाहक भी कहते थे। ठीक है, संदेश वाहक का क्या मतलब, संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति। ठीक, स्पेशली इनको शहरों में नियुक्त किया जाता था, जो सिटी होते थे वहां पे इनको अपॉइंट किया जाता था। आगे लिखिएगा, इसके अलावा इस समय जो सूचना पहुंचाने का जो काम करते थे उसमें एक अधिकारी और था जिसको मुन्हियान कहा गया है। मुन्हियान मतलब यह बरीद के अलावा, इस संदेश वाहक के अलावा एक अन्य अधिकारी था जो सूचना पहुंचाता था, उसका नाम था, नाम नहीं, उस पोस्ट का नाम है मुन्हियान था। ठीक, और यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्तचर प्रणाली पहली बार प्राचीन काल में किसने किया था, तो आप लिखना अशोक ने। अशोक के समय है ना, मौर्य डायनेस्टी में हम लोग को पता चलता है वहां से। ठीक है, कहाँ से, अशोक के छठे शिलालेख से। नहीं देखे हो आप एंशियंट का वीडियो तो देख लेना, मैंने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी में ही। अलाउद्दीन खिलजी के समय डाक सिस्टम जो था, पोस्टल डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया गया था। पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में लिखना, सुल्तान बहुत सारे डाक चौकी को भी स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो स्पेशली घुड़सवार और लिपिक को वहां पे रखता था, जो स्क्रिप्ट जो होते थे ना, जो राइटर होते थे, ठीक है, उनको रखता था वहां पे, साथ ही साथ घुड़सवार को रखता था ताकि सूचना पहुंचा दिया जाए। पोस्टल डिपार्टमेंट का तो काम ही वही होता है ना, आपका सूचना को यहाँ से वहां पहुंचाना है, कहीं पे विद्रोह हो रहा है या युद्ध अभियान हो रहा है उसकी जानकारी देना, ये सारा काम था इसका। उसके बाद अगला काम इन्होंने किया था मिलिट्री रिफॉर्मेशन के लिए, मिलिट्री में भी कई सारा रिफॉर्म्स किया। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात दरअसल करता है अपनी किताब, बर्नी ने अपनी किताब फतवा ए जहांदारी में की है। फतवा ए जहांदारी में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। ठीक, कहता है अलाउद्दीन खिलजी की जो मेरी जो जीत है, या फिर आप यूँ कहें कि बर्नी इसके जीत के बारे में अपनी किताब में कहता है कि इसका जो जीत है, इसका जो विजय है, दो चीजों पे आधारित था। एक इसका प्रशासन पे था, प्रशासन इसका बहुत अच्छा था, और दूसरा यह जहाँ पे युद्ध कर रहा था वो जीत जाता था, इसलिए इसका साम्राज्य काफी स्ट्रांग हुआ। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो इस दौर का जो प्रशासन है उसका मेन आधार है, या फिर इस दौर का जो बेहतरीन व्यवस्था है उसका दो आधार है, एक प्रशासन और दूसरा सेना। सेना वही सेना के कारण जो विजय मिल रहा था उसको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या किया, पहले जो सेना को पेमेंट दिया जाता था कहीं और से, अब देने जाने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहां यह खुद सेना को पेमेंट करता था। साथ ही साथ सेना में घुड़सवार भी होते थे, पैदल सैनिक भी होते थे, हाथी भी होते थे। ठीक है, हाथी का भी प्रयोग किया जाता था, और समय समय पर यह निरीक्षण किया करता था। ठीक, ये सारा लिखना। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया सिस्टम शुरू किया था, दाग एवं हुलिया। ठीक है, दाग लगाने का और हुलिया लगाने का, हुलिया के माध्यम से सेना को पहचानने का। हुलिया समझ तो नहीं बोलते कि हुलिया बिगाड़ रखे हो, 12 बजे सुबह जग करके सो करके उठते हो, हुलिया देखो ना अपना। हुलिया का मतलब चेहरा ही होता है। ठीक है, तो यह दरअसल इसलिए किया था ताकि यह चेहरे से पता कर सके कि कौन सैनिक कहाँ पे आक्रमण में गया था। तो इस सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह दाग एवं हुलिया नामक प्रथा शुरू किया था। और दाग किसके लिए, घोड़ा को दाग देता था ताकि पता चल जाए किस घोड़ा को कहाँ ले गया था। ठीक, या फिर कौन जो अमीर है कितना घोड़ा पहुंचाया है, इसके लिए भी दाग सिस्टम था, ताकि कोई यह ना कहे कि इस मालिक वो घोड़ा तो हम ही भिजवाए थे। यह वजह से इसके समय 4,75,000 जो थे, 4,75,000 सेनाएं थी। ठीक है, प्रशिक्षित सेना थी। उसके अलावा लिखिए, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, जमीन नहीं दिया जाता था। इल्तुतमिश ने तो अधिकारियों को जमीन दिया था ना, इक्तादार उस समय आ गया था। ठीक, और सामान्यतः जो होता था क्या, कि जो घोड़ा के पास एक सैनिक होता था, ठीक है, जो जिन सैनिक के पास एक घोड़ा होता था उसको 234 टंका प्रतिवर्ष दिया जाता था। एक अस्पा बोला गया, अस्पा, अस्प जो अस्प से अस्पा बना, इक्वल टू एक घोड़ा जिस सैनिक के पास होता था उसको दिया जाता था 234 टंका प्रति वर्ष। ठीक, और जिनके पास दो होता था, दो अस्पा, ठीक है, उनको 78 टंका एक्स्ट्रा दिया जाता था। ठीक है, 78 टंका एक्स्ट्रा, यानी 234 प्लस 78 जोड़ लो, इतना दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से।
और यह इस तरीके के जो सैनिक होते थे जिनके पास अपना घोड़ा होता था उसको मुरत्तब कहा जाता था। ये सारा पॉइंट लिखना, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछा जाएगा। जिन सैनिकों के पास खुद का घोड़ा होता था उनको मुरत्तब कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी सेना का जो गठन किया था वह दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था। आपसे पूछा जाएगा किस प्रणाली के आधार पे, तो दशमलव प्रणाली के आधार पे किया था। और जो युद्ध में जो लूटा जाता था उसको क्या बोलते थे, खुम्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि खुम्स का 80% वह खुद रखता था, ठीक है, और 20% जो हिस्सा है वह सेना में बांट देता था। कहता था ये ले जाओ, तुम लोग खाओ पियो एंजॉय करो, ऐश करो, ठीक है। यह कैसा यह नियम लाया, अलाउद्दीन खिलजी ने यह नियम लाया था। यह सारी सुधार की बात हो गई। एक सुधार वो करता है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी का जो है आर्थिक सुधार, यहाँ से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। वह लिखिएगा आर्थिक सुधार क्यों करना चाहता था, यदि पूछा जाए उद्देश्य, तो आप कह सकते हैं एक तो साम्राज्यवादी था, ठीक है, दूसरा प्रशासनिक शुद्धिकरण, आप लिखना एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उसको कंसोलिडेट करना चाह रहा था। तीसरा मंगोल, यहाँ आप एक एक लिखते चलो ना, इम्पीरियलिज्म, ठीक है। दूसरा जो था एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से कर रहा था, तीसरा मंगोल इन्वेजन की वजह से करता था, और चौथा चूंकि खुद चाहता था कि एक बेहतर स्टेट का निर्माण हो, और जो ठगी व्यवस्था हमारे चल रही साम्राज्य में उसको खत्म किया जाए। इसीलिए उन्होंने यह सिस्टम लाया कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया जाए ताकि किसी का भी आधिपत्य ना रहे अब, ठीक। चलो, तो पहला काम क्या किया, पुराने जो कर चलते आ रहे थे जजिया, ठीक है, यह मैंने आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जजिया जो चलते आ रहे थे, खुम्स जो चलते आ रहा था, जकात जो था, जजिया, जकात, खिराज और खुम्स, यह चार तरीके के टैक्स होते थे। इन चारों को इसमें सुधार लाया, ठीक है। चारों में सुधार क्या लाया कि खिराज जो टैक्स होता था पहले 1/3 लिया जाता था, ठीक है, खिराज जो है पहले 1/3 लिया जाता था, भू राजस्व टैक्स है ये। अलाउद्दीन के समय क्या किया कि अलाउद्दीन ने इसको 50% कर दिया, 1/2, बोला 50% लेंगे। खुम्स जो है पहले 80% सैनिकों को दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया कि 80% अब खुद लेने लगा खुम्स का, ठीक। और बात किया जाए इनाम, इनाम जो होता था, इनाम जो है लिख लो यहाँ पर, इनाम, ठीक है, इनाम लिखो कि राज्य की ओर से जो दिया जाता था जमीन, उसमें भी सुधार किया, उसी को इनाम बोलते थे, इनाम के तौर पे जमीन दिया जाता था, ठीक है। उसको कई जगह पे मिल्क भी बोला गया है। और लिखना एक जो इनाम के तौर पे दिया जाता था वक्फ, वक्फ जमीन का वह हिस्सा है जो स्टेट के द्वारा इनाम में दिया जाता था, लेकिन यह किनको दिया जाता था, मदरसा को, और साथ ही साथ खानकाह जो होता था उन सभी को दिया जाता था इनाम के तौर पे। जमीन का वह हिस्सा जो स्टेट के द्वारा मदरसा एवं खानकाह को दिया जाता था उसे वक्फ कहते थे। इनाम जमीन का वह हिस्सा था जो राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को इनाम के तौर पे दिया जाता था। और खिराज जो टैक्स लिया जाता था भू राजस्व टैक्स था, पहले 1/3 था, अब 1/2 हो गया। पहले 33.33 था, अब क्या हो गया 50% लागू कर दिया। पहले जो खुम्स था जो युद्ध में लूटा गया माल था वो 80% सेना खुद रख लेती थी, लेकिन अलाउद्दीन ने उल्टा कर दिया, 80% खुद रखने लगा और 20% उन लोगों को दिया, ठीक है। यह जो चार टैक्स हैं वह कुरान और शरीयत के अकॉर्डिंग इसको सही माना गया, जजिया, जकात, खिराज और खुम्स। जकात जो होता था ना वह दरअसल अपने ऊपर डिपेंड करता था, मुसलमान देते थे। जजिया जो होता था गैर हिंदू से लिया जाता था। यह पहली बार शुरू किया था किसने, महमूद गजनबी नहीं जब आया था तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस समय एक और प्राप्त करना, लिख लेना जिम्मी नामक, जिम्मी किसे कहते थे, जो संरक्षण प्राप्त हिंदू थे, ठीक है, संरक्षण प्राप्त हिंदू नहीं गैर मुस्लिम लिख लो। संरक्षण प्राप्त जो गैर मुस्लिम थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। मतलब वैसे गैर मुस्लिम व्यक्ति जिनको मुसलमानों का संरक्षण प्राप्त था उनको क्या बोला जाता था, जिम्मी, ठीक है। आपने लिखा, आगे लिखिए। अब लिखिएगा नए कर भी इन्होंने इम्पोज किया था, न्यू टैक्सेस को भी लाया इन्होंने। ये तो पुराने टैक्सेस थे, न्यू टैक्सेस में क्या किया, पहला जो न्यू टैक्स लाया वह था चरी नामक नया टैक्स लाया। चरी किसको बोलते थे, जो चारागाह होता था ना, जहाँ पे जो बकरी वगैरह चरने के लिए जाते थे उस जमीन पे टैक्स लिया जाता था, उसको चरी कर।
और दूसरा एक अलग टैक्स लगाया घरी कर, जो कि होम टैक्स होता था। स्टेट में कोई भी घर का निर्माण करता था तो घर के निर्माण के लिए उसको पहले टैक्स देना पड़ता था। यह सब काम किया सुधार के लिए। उसके बाद जो है इकोनॉमी में सुधार के लिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा सवाल पूछा जाता है। बाजार नियंत्रण नीति, इसको भी लिखिएगा। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में क्या किया, यह पहला व्यक्ति था जिसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लाया था, पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में सभी इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। अमीर खुसरो कहते हैं कि बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना था। अमीर खुसरो तो चापलूस आदमी था, तो वह तो इसके समर्थन में बात करेगा। देखो स्टेटमेंट से कैसे पकड़ोगे कि कौन सा स्टेटमेंट किसका है। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के चाहने वाले व्यक्ति हैं, तो वह जो भी बात कहेंगे उनके समर्थन में होगा। तो अमीर खुसरो कह रहे हैं कि बाजार नियंत्रण नीति जो है वह आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी भी समर्थन में रहेंगे। तो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। यानी राजकोष कौन होता था, जिसपे सीधा आधिपत्य था स्टेट का, सुल्तान का, तो वहीं से सेना को पेमेंट दिया जाता था। तो ऐसा इसलिए किया गया कि राजकोष पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सेना को डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, इसलिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जा सके। फरिश्ता जो कहता है वह कहता है कि इस नियंत्रण को, यानी कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लाने का जो उद्देश्य था वह केवल शासित जो प्रांत थे, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी का जो व्यवस्था कायम था, जहां जहां को उन्होंने जीता था, उन पे लागू करने के लिए स्पेशली लाया था, ताकि ये लोग समय समय पे आंख न उठा सके। और मोरलैंड, अगले इतिहासकार है मोरलैंड। मोरलैंड का कहना रहता कि यह जो प्रयास है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, स्पेशली दिल्ली के लोगों के लिए लाया गया था, ठीक। और उसके अलावा सुल्तान के जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी है वह आमिर खुसरो का जो किताब है ख्वाइजनुल फुतूह, और इसामी जो है फुतूह उस सलातीन, सब लिखना, फुतूह सलातीन, फुतूह उस सलातीन, इस किताब में। उसके बाद खाइजनुल फुतूह किसका किताब है बताओ, खाइजनुल फुतूह लिख लेना। यह दरअसल आमिर खुसरो का, यह लिख लेना, इन दोनों में इसका जिक्र है। उसके साथ साथ बर्नी की किताब जो है तारीख फिरोज शाही, इसमें भी इसका जिक्र किया गया है, इन तीनों में, ठीक। इन तीनों को लिख लेना। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में क्या किया गया कि हर एक वस्तु का दाम फिक्स किया गया था, उस दाम से ज्यादा आप टैक्स ले ही नहीं सकते थे। टैक्स लेते तो फिर आपको बहुत दिक्कत होता। स्टेट क्या करती थी कि जितना ग्राम आप टैक्स ले लेते थे एक्स्ट्रा, उतना ग्राम आपका मांस निकाल लेती थी शरीर से। ऐसा अलाउद्दीन का आदेश था। आगे लिखिए, अनाज को मूल्य को नियंत्रित करने के लिए क्या किया कि उसने एक मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया था, तो उसी में 3 प्रकार का वह मार्केट तैयार करता है, ठीक है। 3 प्रकार का मार्केट कौन कौन रहता है, पहला लिखिएगा, एक रहता है अनाज मंडी, दूसरा रहता है सराय अदल, तीनों का नाम लिखिए। अनाज मंडी को सहना मंडी भी कहते हैं, अनाज मंडी। दूसरा जो मार्केट बनाया उसका नाम था सराय अदल, और तीसरा जो मार्केट बनाया वह था घोड़ा प्लस दास प्लस मवेशियों का बाजार। 3 तरह के बाजार का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, उसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अनाज मंडी में क्या होता था, अनाज मंडी में अनाज की बात होगी ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस समय अनाज मंडी पे इन्होंने 8 अधिनियम लागू किए थे, ठीक है। कितने अधिनियम, 8 अधिनियम लागू किए थे अनाज मंडी के लिए। 8 अधिनियम कौन कौन थे लिखिएगा। पहला अधिनियम लिखिएगा यह था कि अनाज पर भाव निश्चित होगा, ठीक है। अनाज का जो भाव होगा, कीमत, वह निश्चित होगा, इसको कोई भी बढ़ा नहीं सकता है। दूसरा, मलिक मकबूल को, ठीक है, मलिक मकबूल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, सहना ए मंडी का पोस्ट दिया गया। इसके अधिकारी को सहना ए मंडी कहते थे, लिख लेना। इसका जो हेड होता था अनाज मंडी का, उसके अधिकारी को सहना मंडी कहते थे, और मलिक मकबूल को इस पे बैठाया गया। तीसरा कहा गया कि सरकारी गोदाम में अब अनाज को जमा करना है। सरकारी सरकारी गोदाम में अब आप सभी बच्चों को, सभी बच्चों कह रहे हैं, मेल आने लगा तो बच्चे निकल गए, मतलब सभी लोगों को अनाज जमा करना है। चौथे नंबर पे लिखिए, कहा कि जो गल्ला, गल्ला जो होता है ना, अनाज गल्ला, जो अनाज को बोलते हैं, तो गल्ले का जो परिवहन होगा
वह व्यापारी जो होगा, ठीक है, व्यापारी जो व्यापारी लोग हैं जो अनाज बेचेंगे वह सभी के सभी मलिक मकबूल के अधीन रहेंगे, वह उनकी देखभाल करेगा। पांचवा जो नियम रखा गया वह रखा गया कि कोई भी मुनाफाखोरी किया, ठीक है, तो इसका कठोरता पूर्वक दमन किया जाएगा। ठीक, छठे नंबर पे लिखिएगा, छठा जो इन्होंने लाया, कहा कि दिल्ली और दोआब के आसपास का जो प्रदेश है वहां के अधिकारियों से लिखित आश्वासन प्राप्त किया जाए कि किसान व्यापारियों को निश्चित तौर पे मतलब निश्चित भाव पे अनाज दिया जा रहा है, दिल्ली और दोआब के इलाके में। दोआब के इलाके में मैंने जो बोला उसको आप लिख लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। सातवां जो लिखना वो लिखो, प्रतिदिन सुल्तान को गला मंडी से संबंधित रिपोर्ट देना, मतलब पर डे आपको गला मंडी से रिपोर्ट पहुंचाना है सुल्तान के पास कि इतना अनाज बिका, ये सारा चीज तमाम सारा इंफॉर्मेशन देना होता था। और आठवां है, अनाज की राशन व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है, मतलब मार्केट में जो राशन व्यवस्था का जो संबंध था उससे रिलेटेड यह था। ठीक, ये सारे तमाम सारे चीज थे, 8 अधिनियम लाए गए थे। इसी में लिखना, और अधिकारी जो थे दीवान ए रियासत होते थे जो इसको देखभाल करते थे। और यह जो है दीवान ए रियासत जो है वह दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राशन व्यवस्था के लिए उसको बनाया था, ठीक है, ताकि अकाल वगैरह कभी भी पड़ जाए तो लोगों का मदद किया जाए, ऐसा ना हो कि मतलब खाने पीने के लिए अनाज ही ना बचे। इस वजह इमरजेंसी केस के लिए उसको बनाया गया था। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे। यह पहले मार्केट के बारे में था। दूसरा मार्केट के बारे में लिखिए, सराय अदल। यदि आपसे पूछे कि सराय अदल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो लिखिएगा इंसाफ का घर। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। सराय अदल का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, इसको बोलते हैं इंसाफ का घर। ठीक, सुल्तान सराय अदल में क्या क्या बिकता था यहाँ पर? यहाँ पे बिकता था तेल, यहाँ पे बिकता था इत्र, जड़ी बूटी का जो सामान होता था यह सब इस मार्केट में मिलता था। ठीक है, ये सारा चीज, घी भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था, यह सारों का मार्केट था, उसी को सराय अदल कहते थे। ठीक है, सराय अदल बाजार का स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं में किया गया था। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वह समझ रहे होंगे बदायूं, तो बदायूं तो अखबार में इसलिए फेमस रहता है, इतना ज्यादा गैंगरेप होता है बदायूं बुलंदशहर सब में कि मतलब हालत खराब करके रख दिया इन लोगों ने। सभी को मैं वो नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बहुत आए दिन खबरें आती रहती हैं। और डेली वहाँ 4 आदमी को गोली मराता है, एक दो का तो अखबार में देता है, बाकी सब सोचो कितने लोगों की हत्या होती होगी, कितने बहन बेटियों का रेप होता होगा, आप समझ सकते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है, बाकी सारे स्टेट को तो मैं छोड़ ही दूँ, बाकी जगह पे भी हो रहे हैं, जो न्यूज में आ जाता है वही तो जाने। चलो, बदायूं में जो है सराय अदल की स्थापना की गई थी। ठीक, और जो विदेशी व्यापारी होते थे सभी कपड़ा लेकर यहीं आते थे और उनसे सस्ता में कपड़ा खरीदा जाता था। ठीक है, अब होता क्या था कि जो भी व्यापारी आते थे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था, ठीक है, और कहा जाता था कि आप उतने मात्रा में सामान लाएंगे ना जितना यहाँ से कहा जाएगा, ज्यादा लाइएगा तो हम लोग ठेका नहीं लिए खरीदने का, ये सारा काम कहा। ठीक, सामान का जो दाम रखा वह रखा 1 टंका से लेकर के, ठीक है, 1 टंका से लेकर के 10,000 टंका, 10,000 टंका तक का मूल्य का सामान इस बाजार में रहता था। और जो भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता था उसे दंड के साथ साथ वस्तुएं भी जब्त कर ली जाती थी। जैसे कोई व्यक्ति आया सऊदी अरब से यहाँ पे सामान बेचने, वो कुछ दंड का मतलब उल्लंघन कर दिया नियम का, तो बोलता है रुको बेटा, कूटा भी या सामान भी रख लिया। ऐसा हम लोग के हॉस्टल में होता था जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, बहुत बदमाशी होता था, थोड़ा बहुत तो हमने भी किया था ना। सुल्तान ने इस बाजार के लिए भी 5 अधिनियम बनाए थे। 5 अधिनियम इसके लिए भी बनाया इन्होंने। पहला क्या कहा कि वस्तु का मूल्य का निर्धारण होगा, ठीक है, कोई भी वस्तु आएगा उसका मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने बताया था वो कहा था परवाना, ठीक है, परवाना नामक अधिकारी, परवाना नवीश, परवाना नवीश क्या होता था? यह परमिट ऑफिसर था, परमिट देता था व्यापारियों को, ठीक है, इसका नियुक्ति किया। तीसरा, बदायूं के पास बाजार बनेगा, यह अधिनियम में लिखा था बदायूं में बनेगा। चौथा लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था कि जो भी आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे अभी तो आप बिना रजिस्ट्रेशन का पढ़ रहे हो मेरे साथ, कहीं पे रजिस्ट्रेशन होता था। और पांचवा, मुल्तान से जो स्पेशल व्यापारी आते थे उनको स्पेशल कुछ छूट था, उससे रिलेटेड यहाँ पर अधिनियम था। तो 5 अधिनियम इससे रिलेटेड थे। यह दरअसल दूसरे बाजार के बारे में बात हो गई। तीसरे बाजार की तरफ चलते हैं, और तीसरा बाजार लिखिए,
क्या था? घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, जो मवेशी होते थे वह, और जो स्लेव होते थे, इन तीनों का बाजार था। ठीक है। इस बाजार में क्या होता था, इसका जो प्रधान अधिकारी था उसको बोलते थे आमिर ए रियासत। आमिर ए रियासत इसके प्रधान अधिकारी को बोलते थे। इसमें क्या होता था, घोड़ा, महिला, पुरुष, दास दासियां जो थी, इन सभी को बेचा जाता था। सोचो कैसा मार्केट था यार। लोग बिकते थे, मतलब 10 रुपया देकर मैंने तुम्हें खरीद लिया, तुम चलो मेरे यहाँ, इस तरीके से काम होता था। सोच लो, मतलब बड़ा घिनौना व्यवस्था चल रहा होगा। ये सारा चीज यहाँ पे चल रहा था। तो इस व्यवस्था में, इस मार्केट में दरअसल यही था, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के समय का। एक सांस्कृतिक प्रगति हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। यह तो अभी थोड़ा सा और लंबा है, सांस्कृतिक प्रगति जान लें या फिर इसको यहीं पे होल्ड ऑन करते हैं, आगे देखा जाएगा। चलो, इस उसको हम लोग तीसरे लेक्चर में कवर करेंगे। इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय का सांस्कृतिक प्रगति है, और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो लास्ट मोमेंट है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जो शासक आते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, वो सारा देखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसके बारे में भी देख लेंगे। मेरा ख्याल है कि देख ही लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो सांस्कृतिक प्रगति है, उसको देख लेते हैं, उसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए देख लीजिए, कल्चरल जो डेवलपमेंट हुआ था इसके समय, उसको एक बार लिख लीजिए आप लोग। कल्चरल डेवलपमेंट अंडर द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पहले पॉइंट पे लिखिएगा, इस समय जो गद्दी पे बैठे हैं उनका नाम है अमीर हसन। क्या नाम है? अमीर हसन। और दूसरे का नाम है देहलवी, इनके दरबार में रह रहे हैं। ठीक है। और अमीर खुसरो, इन तीनों को संरक्षण प्राप्त था, ये तीनों रह रहे थे इनके यहाँ। उसके बाद अमीर खुसरो के साथ 46 साहित्यकार और रहते थे, तो अलाउद्दीन इस पे भी खूब पैसा खर्चा करता था। अमीर हसन को कहा जाता है भारत का सादी। भारत का सादी, सादी वो नहीं, शादी उसको बोलते हैं जो आप मन में सोच रहे हैं। भारत का सादी। सादी कौन था? ईरान का सबसे बड़ा साहित्यकार था। तो यह पोस्ट दरअसल इसको दिया जाता था, दिया जाता था नहीं, दिया गया था। ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। आमिर खुसरो को तोता ए हिंद कहा गया था। लिखना, आमिर खुसरो को तोता ए हिंद कहा गया था, यह पूछा गया है। बहुत मीठा बोलता था ना, चापलूस आदमी तो मीठा ही बोलता है। तोता ए हिंद कहा गया था। आमिर खुसरो दरबारी कवि के पद पे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के काल में नियुक्त हुआ था, यह भी लिखना। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में अपॉइंट हुआ था। और अगला पॉइंट लिखिएगा, सुल्तान ने 1311 में दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनवाया था। ठीक है। 1311 में अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार के पास जाओगे तो अलाई दरवाजा अभी बचा हुआ है। मैं गया था तब बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाया था। ठीक है, आप भी जाना तो खिंचवा लेना, अच्छा है, मतलब मजा आता है देखने में, और कोई बात नहीं है। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमात खाना मस्जिद बनवाया था। ठीक है, जमात खाना मस्जिद भी बनवाया था यह, जमात खाना मस्जिद। कहाँ पे? निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ना, उसके परिसर में। ठीक। कहा जाता है कि इस्लामी शैली में, इस्लामिक स्टाइल में निर्मित यह पहली मस्जिद है पूरे भारत की। उसके बाद लिखिए आगे, 1303 में ही, ठीक है, 1296 में गद्दी पे बैठा था, 1303 में 1000 सुतून का निर्माण करवाया था, 1000 खंभों वाला महल, जहां पर ये रहा था। ठीक है। उसके बाद 1303 में ही सीरी नामक किला का भी निर्माण करवाया था। सीरी नामक किला का भी निर्माण करवाया था। एक एक पॉइंट आपको डोज बढ़ता जा रहा है, लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के निकट ही इससे दुगनी ऊंचाई का एक मीनार निर्मित करवाया था। उसकी पहली मंजिल का निर्माण हो चुका था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाने से निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। ठीक है। कुतुब मीनार के ही पास, कुतुब मीनार को कंप्लीट करने के लिए एक महल बना रहा था, एक मीनार बना रहा था, लेकिन पहला ही मंजिल बन पाया था, तो ज्यादा कंप्लीट हुआ नहीं, तो वो तो खत्म हो गया। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इससे पहले जो मस्जिद बना था, पहला मस्जिद, वो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था। तो गलती यह मत करना कि पहली मस्जिद यह है। पहली मस्जिद तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी कुतुब मीनार के बगल में, लेकिन वह इस्लामिक स्टाइल में नहीं था। ठीक। इस्लामिक स्टाइल का मस्जिद को कैसे पहचाना जाए? उसमें महराब होते हैं। ठीक है, मेहराब होते हैं, उसके साथ साथ मीनार होते हैं और गुंबद।
कभी हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, कभी क्या पढ़ेंगे ही आगे आने वाले समय में, तो वहाँ पे मैं आपको इन सभी को एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप इन तीनों को लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण को देख लेते हैं। इनके समय मंगोल आक्रमण भी हुआ था ना, तो कई मंगोल आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे सवाल पूछा जाता है। तो लिखिएगा मंगोल इन्वेजन अंडर द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल इन्वेजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। मंगोल इन्वेजन की बात की जाए तो पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था तो 1297 से लेकर 1298 में हुआ था, ठीक है। 1297 से लेकर 1298 में, और किसके नेतृत्व में हुआ था? दावा खां के नेतृत्व में। दावा खान था, ठीक है। दावा खां के नेतृत्व में अटैक हुआ और कादर खां के नेतृत्व में भेजा गया। जब ये नेतृत्व किया तो अलाउद्दीन ने अपना कादर खां को भेजा। कादर खां वह नहीं, मूवी वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसका आक्रमण हो गया और यह क्या हुआ? दावा खां मारा गया, यह हार गया, ठीक है। इस तरीके से पहला आक्रमण निपट गया। दूसरा आक्रमण हुआ 1298 में, मंगोल आक्रमण, ठीक है। और उस समय जो आक्रमण किया था उसका नाम था साल्दी खां। साल्दी खां को कूटने के लिए इसने जफर खां को भेजा, तो यह भी कूटा गया। तीसरे नंबर पे लिखिए, तीसरा लिखिए 1299 में तीसरा आक्रमण हुआ। इस समय आया कौन? कुलुग खां, कुतलुग खां, और साथ ही में आया तारगी बेग। यह दोनों आया था क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए। इसको कूटने के लिए किसको भेजा? जफर खां को फिर से बोला कि चलो इसको भी कूट लाओ। इन दोनों को भी जाकर के कूट गया, लेकिन कूटने के साथ साथ जफर खां भी कूटा गया, तो ये भी मारा गया वहां पे, ठीक है। चौथे नंबर पे लिखिए 1303 में, 1303 में मंगोल आक्रमण हुआ। और इस समय जो है तारगी ही है, तारगी इस समय जिंदा ही था, ठीक है। यहाँ पे इसको तो कूट दिया था, तारगी जिंदा था, तारगी फिर से आ गया अगले साल। भाव बढ़ गया ना जब सेनापति को कूट दिया तो तारगी पहुंच गया दिल्ली तक, ठीक है। और दिल्ली तक पहुंच करके जो सीरी किला बनवाया था ना 1303 में, कौन? अलाउद्दीन ने। आप पीछे पढ़ा ना हमने, वहां पे तारगी ने कब्जा कर लिया। पांचवें नंबर पे लिखिए, पांचवा जो आक्रमण हुआ वह 1304 में हुआ, ठीक है। 1304 में जो आक्रमण किया था उस नेता का नाम लिखिए, मंगोल नेता का। तीन व्यक्ति आया, अली बेग, अली बेग, ख्वाजा ताश। पूछा गया है सवाल प्रीवियस ईयर में, अली बेग, ख्वाजा ताश। और साथ ही साथ लिखिएगा तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति है उसका नाम है तारगी बेग। तारगी बेग फिर से करेगा, तारगी बेग तो अभी जिंदा है, ठीक। इस आक्रमण में क्या हुआ कि तीनों ईश्वर कूटा गया, तीनों हारा, ठीक है। तीनों को बहुत मार मारा, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे लिखिएगा छठा जो आक्रमण हुआ मंगोलों का वह 1306 से लेकर के 1307 में हुआ, ठीक है। 1306 से 1307 में। इस समय जो आया व्यक्ति उसका नाम था इकबाल मंद, इकबाल मंद। और उसके साथ था कबक। कबक वो नहीं, फंकी वाला नहीं, पर वही लिखो, ठीक है। अंग्रेजी में इसको फंकी नहीं, नाम है ना, नाउन है। चलो तो वह भी तो खैर नाउन ही है। इकबाल मंद और कबक इन दोनों ने आक्रमण किया था। तो इस समय किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर वही है जो साउथ को जीता था, और साथ ही साथ गाजी मलिक को भेजा, ठीक है। गाजी मलिक इसका सेनापति, आगे चल करके राजा बनेगा, गयासुद्दीन तुगलक का नाम है यह, ठीक है। तो गाजी मलिक को भेजा और गाजी मलिक दोनों ने मिल करके बहुत मार मारा किसको? मंगोलों को, ठीक है। तो दरअसल कहा जाता है कि अमीर खुसरो और इसामी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह जो आक्रमण था, छठा आक्रमण मंगोलों का, वह अंतिम मंगोल आक्रमण था। तो देखोगे अभी तक सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसके समय में हुआ है। आगे आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कोई और शासक है जिसके समय में और थोड़ा सा ज्यादा आक्रमण बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों के पास जितना फैक्ट था हम लोगों ने एक एक को पढ़ लिया है। इसमें यदि कुछ और होगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। इसमें कुछ और पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिन और शहाबुद्दीन उमर के बारे में, मतलब लास्ट का जो दो शासक है उसके बारे में। मुझे लगता है कि उसको भी हम लोग कर लेते हैं, 10-15 मिनट की बात है, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, फिर पता नहीं कब होगा नहीं होगा, उसको भी कर लिया जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट।
अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिन की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा था खिज्र खां, तो उसको तो अधिकारी बना दिया, लेकिन खिज्र खां जो अय्याश था, क्यों शुरू से उसको पटा लिया था ना देवल रानी को, तो अय्याश तो था ही। तो क्या हुआ कि मलिक काफूर जो क्या किया कि 1315 में मौका देखते ही क्या किया कि आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, खिज्र खां के ऊपर, ठीक है। और खिज्र खां को मारा और मलिके जहां को मारा जो उसकी मम्मी थी, ठीक है, इन दोनों को मारा। ठीक। अब हुआ क्या कि खिज्र खां को एक बीमारी था, तो खिज्र खां को बीमारी को ठीक करने के लिए हस्तिनापुर भेज दिया गया। संत वहां पे होते थे ना, वो लोग चेक चाक करते थे, क्योंकि यह दरअसल था उस टाइप का आदमी, सुपरस्टिशियस टाइप का आदमी जो नहीं होता है कि मतलब भूत भावना टाइप का, वही चेक करवाने चला गया था। चेक करवाने गया तो खिज्र खां का भाई था अल्प खां, उसको मार करके इधर मलिक काफूर पिला दिया। ठीक। उसके बाद खिज्र खां को कहा दिया कि आप ग्वालियर आ जाइए। ठीक। और ग्वालियर जब आने लगा तो उसकी मैया जो थी मलिक जहां, उसको पुराना किला में कैद करवा दिया। देखो कौन है, मलिक काफूर के पास पावर तो पहले से ही था, पूरा साउथ इंडिया जीता था और हिजड़ा था। सोचो कि हिजड़ा ने कितना पानी पिला रखा है सभी को। इसलिए कभी कभी वैसा मत समझो, शबनम मौसी वाला मूवी देखो ना, देखना एक बार, दिमाग फट जाएगा। तो यह दरअसल क्या किया कि 4 जनवरी 1316 को खिज्र खां मतलब फाइनली अलाउद्दीन खिलजी पूरे दुनिया से चले गए, और दिल्ली में जामा मस्जिद जो है उसके बाहर अलाउद्दीन खिलजी को दफना दिया गया। ठीक। उसके बाद जो मलिक काफूर है, वह अलाउद्दीन खिलजी का ही दूसरा बेटा था, उसको गद्दी पे बैठाया। वो थोड़ा कम समझदार था, तो सोचा कि कम उम्र का है ना, तो इसको बैठा देते हैं। जब तक खिज्र खां, तो उधर उसको भेज दिया उधर, और उसकी मम्मी को भी गिरफ्तार कर रखा है। इसका नाम है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पे बैठा दिया और बोला कि तुम गद्दी पे बैठो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शहाबुद्दीन उमर जो था अलाउद्दीन की पत्नी झटपाली, जो रामचंद्र की बेटी थी, जब आक्रमण किया था देवगिरी पे, तो रामचंद्र की एक बेटी थी जिसका नाम था झटपाली, उसको भी फंसा रखा था। फंसा क्या रखा था, ब्याह कर लिया था, तो एक बेटा हुआ था, उसी का नाम था शहाबुद्दीन उमर। यह गद्दी पे बैठा। अब हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी का एक और पुत्र था, उसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां को भी यह पकड़ करके रखा था, ठीक है। उसको भी बंदी बना लिया था, जो मुबारक शाह खिलजी बनकर गद्दी पे बैठेगा उसको बंदी करा लिया था, बना लिया था। ठीक। अब हुआ क्या कि मुबारक खां को अंधा करने के लिए भेज दिया। किसको, कहा मुबारक खां को कि तुम गद्दी पे बैठा देंगे तुमको, लेकिन तुम इतना इतना पैसा लो और तुम जाओ खिज्र खां को, मलिक काफूर को मार करके आओ। ऐसा कौन बोला, ऐसा बोला खिज्र खां। किसको, अपने भाई मुबारक खां को, कि जाओ मलिक काफूर का हत्या कर करके आओ और उसको अंधा कर देना, मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ। तो अमीर लोग जो थे, वह मुबारक खां को सुल्तान शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक नियुक्त करना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने कर भी दिया, और मुबारक खां जो था उसने शहाबुद्दीन उमर को अंधा कर दिया। करना था किसको, कर दिया किसको, तो मुबारक खां शहाबुद्दीन उमर को अंधा कर दिया। उसके बाद जो ग्वालियर का जो दुर्ग था वहां पे उसको भी कब्जा कर दिया, मतलब उसको डाल दिया, बंदी बना लिया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, हुआ यह कि मुबारक शाह गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। मुबारक शाह लिखिएगा, पूरा नाम है इसका मुबारक शाह खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का अगला शासक अलाउद्दीन के बाद, और यह 4 साल तक गद्दी पे रहता है, 1316 से 1320। बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इसमें एक दो फैक्ट है, उसको बस लिखना है। 13 अप्रैल, लिखिएगा 13 अप्रैल 1316 को गद्दी पे बैठा। ठीक। कहता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह कहा कि खलीफा उलीफा कोई नहीं है, हम ही खलीफा हैं। इससे पूछा गया सवाल। बर्नी कहता है कि बहुत सनकी टाइप का आदमी था। सनकी हुआ था, उन्होंने भैवा को अंधा कर दिया शहाबुद्दीन को। भैवा तो ठीक है, चचेरी माँ की बेटी थी, बेटा था, फिर भी अंधा कर दिया ना। तो कट्टर तो था ही, तो कहा कि बहुत सनकी मिजाज का आदमी था। कभी कभी कहता है कि नंगे होकर दरबार में भी दौड़ने लगता था। ये तो अजीब टाइप का सनकी है ना। नंगे होकर दरबार में दौड़ने लगता था। यह दरअसल मुबारक शाह के बारे में स्टेटमेंट है, किसकी, बर्नी के द्वारा। और इसने क्या किया था कि देवगिरी को एक इंपॉर्टेंट काम किया कि देवगिरी जिस पे अप्रत्यक्ष तौर पे शासन स्टेब्लिश था, प्रत्यक्ष तौर पे उसको अपने कब्जे में कर लिया और दिल्ली सल्तनत में उसको मिला लिया। यह इसके साम्राज्य की, इसके समय की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसको काउंट किया जाता है। अब इसके बाद इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, लास्ट शासक आता है जिसका नाम है नसीर उद्दीन खुसरो शाह। उसमें आपको उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो घबराइए नहीं।
नसीर उद्दीन खुसरो शाह खिलजी। यह 1316 से 1320 तो पहले से बैठ गया, तो यह दरअसल आएगा 1320 में ही, कुछ दिन के लिए आता है, बहुत दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए बैठता है गद्दी पे 15 अप्रैल 1320 को, और गद्दी से उतर जाता है 7 सितंबर 1320 को। एक दो फैक्ट है इसके बारे में लिख लीजिए। यह खिलजी वंश का कोई सदस्य नहीं था, यह परिवर्तित मुसलमान था, कन्वर्टेड मुस्लिम था, तो इसको कोई ज्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। ठीक, इसने उपाधि धारण किया था, वह लिख लीजिए, पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण किया था, ताकि मुसलमानों का समर्थन मिले, लेकिन कुछ काम नहीं चला। फैक्ट है, पूछा जाएगा। अपने नाम का सिक्का भी चलवाया, खुतबा भी पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, साथ में सिक्का भी चलवाया। अगला पॉइंट लिखिएगा, निजामुद्दीन औलिया नामक धार्मिक व्यक्ति का नैतिक संरक्षण प्राप्त कर लिया, यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया साहब थे, ठीक है, यह इसको आशीर्वाद दे दिए, बोले कि चलो मेरा आशीर्वाद रहेगा तेरे ऊपर, चला, ठीक है। और हुआ क्या कि 5 सितंबर 1320 को वही व्यक्ति गाजी मलिक, जो आगे गयासुद्दीन तुगलक बनेगा, ठीक है, वह क्या क्या खुसरू शाह के सेना के साथ लड़ा और खुसरू शाह को मारकर पलटा दिया, और गाजी मलिक जो है सुल्तान बन गया, ठीक है। और गाजी मलिक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जहां से तुगलक डायनेस्टी शुरू होगा। तो इस तरीके से यह कहानी थी गाजी मलिक को शासक बनने की। इसमें और कोई भी पॉइंट नहीं है, खिलजी डायनेस्टी के बारे में भी जो कुछ भी था हम लोगों ने सब कुछ को पढ़ लिया है। बहुत अच्छे से पढ़ा, यदि आप इतना कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप इसमें अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो शाह का एक नाम लिख लेना, हसन नाम था, ठीक है, हसन। अब देखो, ये सारा फैक्ट जो था खिलजी डायनेस्टी के बारे में था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आता है तो नए लोगों को शेयर कीजिए, और नए लोगों को चैनल पे कनेक्ट जरूर कीजिए साथियों, कृपया करके मदद कीजिए इसमें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।